अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की 77वीं डेथ एनिवर्सरी, 77th डेथ एनिवर्सरी, यौम वफ़ात, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट ज़रूर किया है। सिर्फ ट्वीट ही नज़र आया क्योंकि आज इसका जिक्र इसके अलावा हमें कहीं भी नहीं नज़र आया। शहबाज शरीफ साहब अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं जी? ट्वीट में वो लिखते हैं कि आज का दिन इस बात का मुतकाज़ी है कि हम बहैसियत कौम कायद-ए-आज़म की मुदब्बराना सियासी रहनुमाई, नज़रियाती उसूल और ईमान, इत्तेहाद और यकीन के तहत निज़ाम रियासत चलाने का तजदीद अहद करें। अच्छा, जो ये बात कर रहे हैं, अब आगे मैं लास्ट पैराग्राफ क्योंकि पढ़ रही हूँ, उन्होंने एक बहुत एक तवील एक पेज वन पेजर जो है उन्होंने एक पूरा एक ट्वीट किया है। लेकिन वो आखिर में लिखते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम दुआगो है कि अल्लाह ताला बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दर्जात बुलंद करे और हमें बहैसियत कौम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होने की तौफीक अदा करे। अच्छा, तौफीक अता करने की बात शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हम इस पर आमीन कहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से ज़ोर शोर में जो हुक्मरान हैं उनको आमीन कहना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कायद के उसूल, उनके फरमान और उनके रास्ते पर चलने की तलकीन कर रहे हैं, सोचने की ज़रूरत ये है कि क्या ये सिर्फ़ अल्फाज है, क्योंकि कायद के पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, मजहबी आज़ादी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बराबर शहरी हुकूक मैसर होना थे। आज पाकिस्तान कायद के विजन से तकरीबन कोई 77 साल ही दूर नज़र आता है। कानून की हुक्मरानी कमज़ोर, करप्शन और बदउनवानी के जिस तरह के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, उसने इदारों को जिस तरह से खोखला कर रखा है, सियासी अदम इस्तेहकाम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। और जबकि तालीम और सेहत की अगर हम बात करें तो उन शोबों को भी जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, उस पर कब तवज्जो दी जाएगी, ये सिर्फ सवाल ही उठाया जा सकता है। कायद का तसव्वुर था कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत होगी, मगर आज इंसाफ और बुनियादी ज़रूरियात का हुसूल आम आदमी के लिए एक चैलेंज बनकर रह गया है। इसी हुकूमत में और इसी नून लीग के हवाले से उनके अपने इत्तेहादी इस वक्त जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, करप्शन के बड़े बड़े इंकशाफ जो है वो सामने आ रहे हैं और एक करप्शन का सैलाब नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के जो इक़दामात हैं उनको बड़ा एक्नॉलेज भी कर रहे थे, और अब वही पीपल्स पार्टी नून लीग के पोल खोलना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने आज मेरे प्रोग्राम में कहा कि बताया कि किस तरह से सैलाब की आड़ में करप्शन की जा रही है, और जो मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और टिकटॉक की हद तक रह गए हैं इनके। कसूर गंडा सिंह वाला हाई स्कूल में 1500 ख़ानदानों के लिए एक सऊदी अरब से जो पैकेजेस इमदादी सामान आए थे, उसमें मौजूद जो 16 प्लेटें थीं, वो सैलाब मुतासरीन को नहीं मिली। तो फिर ये किधर आखिर गई हैं, और इसका जवाब अभी तक बहरहाल पंजाब हुकूमत देना पसंद नहीं कर रही, और उनसे सवाल करो, सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं तो इतना एक शदीद गुस्सा नज़र आ रहा है, और घूम फिर के बजाय इसके कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करें, वो कहते हैं जी केपी में क्या हो रहा है। हम जी इक्वली तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इक्वली हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम चाहे वो केपी में 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, या पंजाब के आज की कोई नई बात नहीं है कि नून लीग और शरीफों के पास जो है वो पहली बार वहाँ की हुकूमत आई है। इतने अरसे में जो मुल्क का इस वक्त निज़ाम नज़र आ रहा है कि हमने कोई एक ठोस मरबूत हम एक सिस्टम ही डेवलप नहीं कर पाए, हमने इदारों को ही मजबूत नहीं किया, डिपार्टमेंट्स को मजबूत नहीं किया। और भारत आप देख लीजिए, तमाम जो अभी मवाजना किया जा रहा है कि जी इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेके तमाम के पास इख्तियारात होते हैं, और यहाँ पे बंद तोड़ने के भी हवाले से डीसी से परमिशंस जो है वो चाहिए होगी, दरकार रहेगी। सो इस किस्म की सूरत हाल है कि एक बारिश की नज़र जो है वो आपकी सड़कें ऐसे हो जा रही हैं कि कोई मालूम देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कभी किसी ने इस पर सोचा ही नहीं। और अगर तो 17 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल भी अगर कम है, तो फिर तो कोई भी आप इनको वक्त दे दीजिए वो कम ही नज़र आएगा। सो ये जो चोरियां हो रही हैं, जो घपले हो रहे हैं अब इमदादी सामान के हवाले से, और सिर्फ तशहीर की सियासत नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पर टिकटॉक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, हकीकी इमदाद आखिर किधर है, ये सवाल तो रेस होगा। और मुतासरीन आज भी खाली हाथ नज़र आते हैं।
वज़ीर आज़म को एक जहाज़ लेकर ऑपोजिशन के पास जाना चाहिए। अब ये भी नदीम अफजल चंद साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में कहा कि जो सियासी एक जो इंतशार की सूरत हाल नज़र आती है और एक यूनिटी, क्योंकि एक इतना बड़ा क्राइसिस है, वो क्राइसिस हम सबको एक यूनिटी की तरफ नहीं लेकर आ पा रहा। और दोनों साइड्स, नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, वो इस तरह से एक रिजिडिटी उनमें नज़र आ रही है, दोनों दोनों अपनी पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं। और हाल ये है कि इस वक्त मुल्क डूबा हुआ है, सैलाब में अवाम डूब रहे हैं, मईशत जवाल में डूब रही है, सियासत इंतशार में डूब रही है और ज़राअत बहरान में डूब चुकी है। ऐसे वक्त में मुल्क का वज़ीर आज़म किधर है, वज़ीर आज़म कहाँ हैं? तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज दोहा पहुँचे और एक और जंग में बहरहाल टांग अड़ाने के लिए, या कह लीजिए एक डिप्लोमेटिक शो करने के लिए एक और वो वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन पहले जब पंजाब में सैलाब अपने उरूज पर था तो वो चीन चले गए और अब वो दोहा जहाँ पहुँचे, जबकि आधा मुल्क इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है, फसलें तबाह होकर रह गई हैं और अब ग़िज़ाई बहरान और इस किस्म की सूरत हाल की तरफ इतनी संगीनी ये सूरत हाल इख्तियार कर रही है। तो कम अज़ कम आज के दिन हम एक्सपेक्ट करते थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज के दिन कम अज़ कम वो अलीपुर में ज़रूर होते हैं। अलीपुर जहाँ गुज़िश्ता एक दो रोज़ से जो सूरत हाल और दिल खराश मनाजिर जो देखने को मिल रहे हैं, बोट्स उलटने के मनाजिर, लोगों के डूबने के मनाजिर, और अलीपुर वो जगह जहाँ से नून लीग जो है वो उसने बरतरी हासिल की, उसको वोट दिया गया, वहाँ से मुंतखब हुए वहाँ पर अवामी नुमाइंदे। सो अवाम ने आपको वोट दिया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अलीपुर छोड़ के दोहा जाना, बैरूनी दौरे को जो है वो तरजीह दी। और वो ये बैरूनी दौरा जो है वो मनसूख भी कर सकते थे, जैसे दुनिया भर के लीडर्स नागहानी आफत के दौरान अपनी कौम के साथ उनके दरमियान खड़े रहते हैं। इसके अलावा हम आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज जो को सूरत हाल देखने में मिली। चीफ जस्टिस साहब जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जो वकील हैं ईमान मज़ारी साहिबा, उनके माबैन तल्ख एक मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस डोगर साहब ने जिस किस्म के डेरोगेटरी रिमार्क्स, उसको कहे जाएंगे कंटेम्पचुअस रिमार्क्स जो है वो उन्होंने पास किए, और बाकायदा तौर पे ईमान मज़ारी साहिबा को के हस्बैंड को बल्कि एड्रेस करके कहा कि इसको चुप करें, इसका मुंह बंद करवाएं। सो इस किस्म की अगर गुफ्तगू वो कर रहे हैं, मिसोजिनिस्ट बिल्कुल एक रवैया नज़र आता है। और अगर वो कोर्ट के अंदर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि ये बाहर जाके प्रोग्राम करती हैं और मुझे ये कहेंगी कि जी जज है या डिक्टेटर, तो वो बड़े नाला नज़र आए, एक तो डिक्टेटर के लफ्ज़ से भी, और दूसरा ये कि अगर वो कोर्ट के डेकोरम का ख्याल नहीं कर रहे हैं तो, और उसको इस तरह से डाउनग्रेड कर रहे हैं, और वो भी चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठ के, तो ये बहुत सारे सवालात रेस करता है। आज ये केस जो था वो था जो डॉक्टर महारंग बलोच का नाम ECL से निकलवाने का, और ये गुफ्तगू हुई ईमान मज़ारी और जो वकील है इस केस में, और उन्होंने सिर्फ इस्तदा ये की थी कि आप मेरी वजह से, क्योंकि ये केस बार बार डेट्स चेंज होती थी, केस लग रहा नहीं था, समाअत होती थी और फिर आगे तारीख दे दी जाती थी। तो इस किस्म की सूरत हाल जब नज़र आ रही थी तो वकील साहिबा ने ये अर्ज़ की कि आप मेरी वजह से, या अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आप पिटिशनर पे ये चीज़ जो है वो नहीं जानी चाहिए। सो उस पर चीफ जस्टिस डोगर साहब ने फ़ौरन आगे से रिएक्ट किया, और इस किस्म की रिएक्शन क्या उनकी तरफ से आना चाहिए, जबकि वो केस जो है वो सुन भी रहे थे, और फिर वो कहे कि जी मैं फैसला दूंगा तो ये बाहर जाके प्रोग्राम कर देंगी। सो इस किस्म की बातें क्या बता रही हैं और क्या माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है ये इनकी गुफ्तगू चीफ जस्टिस डोगर साहब के माइंडसेट के हवाले से क्या बताती है? क्या अदलिया के वकार के साथ ऐसे अल्फाज जचते हैं? क्योंकि ये एक स्कार है जो कि बोथ गवर्नमेंट, ये जो पॉलिटिकल और जो जुडिशल सेटअप है, दैट विल बेयर ऑन देयर फेसेस, और डाउनग्रेड जो है वो इस कोर्ट की जो डेकोरम है उसको अलग करता है। आज सलमान सफदर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए दो चीज़ों के हवाले से। एक तो उन्होंने कहा कि भाई हम केसेस जो है, उनसे सवाल हुआ रिपोर्टर की तरफ से, तो उन्होंने कहा केसेस हम कब तक लड़ेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे, इवेंचुअली जो लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाना है वो डायलॉग के ज़रिए जाना है, और वो डायलॉग पॉलिटिक्स में जो लोग हैं यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप से वो इस्तदा कर रहे थे, जो मैंने अली ज़फ़र साहब से अपने प्रोग्राम में भी उनके सामने रखा। लॉयर्स भी अब तंग आ रहे हैं कि जो केसेस हैं वो ज़ाहिर है क्योंकि पॉलिटिकल नौयत के हैं और सबको पता है
تو چاہے وہ کتنا بھی کیسز لڑ کیوں نہ لیں، لیکن نتیجہ تب تک نہیں نکلے گا جب تک کوئی سولوشن نہیں نکلے گی اوور آل. اور سولوشن اس لیے نہیں نکلے گی کیونکہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے، اور ڈیل کے لیے ان کو بہت زور دیا جا رہا تھا، لیکن نہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کو ڈھیل دینا چاہتے ہیں. سو لہٰذا کوئی جو ہے وہ صورتحال کسی سولوشن کی طرف نہیں جا پا رہی ہے. تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ نہیں، لیکن وکلا کو ایسی ڈی موٹیویٹنگ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور فائٹ جو ہے وہ چاہے وہ لیگل بیٹل ہو چاہے وہ پولیٹیکل فائٹ ہو، وہ سائملٹینیسلی چلتی ہے، اس کو آپ نے کرتے رہنا ہے، آپ نے لیگل جو ہے اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا. آلدو سلمان صفدر صاحب نے ایون چیف جسٹس ڈوگر صاحب کو یہ تک کنوے کر دیا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اگر جو سسپینشن اپیل ہے وہ فکس نہیں ہوتی نیکسٹ ویک میں تو وہ اپیئر نہیں ہوں گے. سلمان صفدر صاحب یعنی کہ عمران خان کے صاحب کے جو وکیل ہیں وہ تنگ آ کے دل برداشتہ ہو کے اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ اپیئر ہی نہیں ہوں گے کہ اگر کیس فکس نہیں کیا گیا. سو یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے، اور اسپیشلی چیف جسٹس صاحب کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے اور ان کی جو اپروچ ہے ان تمام کیسز کی ٹورڈز، اس کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے. جب انصاف کے ایوان سے ہی غیر شائستگی اور بائس جھلکے تو عوام عدلیہ پر اعتماد کیسے کریں؟ گویا 26ویں آئینی ترمیم کے یہ کرامات ہی تو ہے جو عدلیہ کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گئی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.